नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। बार एसोसिएशन के जो चुनाव हैं उसकी तारीख आ चुकी है। सभी नेता जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं जिनका नाम है अनिल तिवारी जी, और आज हम उनसे इसी चुनाव पर चर्चा करेंगे। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो अभी अध्यक्ष हैं उनका जो उन्होंने संशोधन किए हैं उसको मतलब आप क्या एक बड़ा काम, अच्छा, बायलॉज में जो संशोधन है तो उसको आप क्या एक बड़ा काम मानते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में जो भी पूरा संशोधन हुआ है? देखिए, सिद्धांत के रूप में अगर बात की जाए तो संशोधन बिल्कुल जस्टिफाइड है, और नॉट ओनली जस्टिफाइड, ये लीगली ये एक्सेप्टेड भी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि लॉयर्स को अपने एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन लॉयर होना चाहिए। जो लॉयर नहीं है, केवल लॉयर के रूप में, मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि काली कोट पहना हुआ हर आदमी वकील नहीं है, ये मैंने पहले भी बोला है। अब भी मैं कहता हूं कि काली कोट पहना हर आदमी वकील नहीं है। तो प्रिंसिपल के सैद्धांतिक रूप से ये संशोधन बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं इसके साथ थोड़ा सा परिवर्तन की बात हो सकती है, जैसे पिछले दौरान कोविड था, सिचुएशन हो सकता है क्राइटेरिया में ऊपर नीचे हो सकता है, 5 वकालत होंगे, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ये एक अलग एडिशनल बात है। लेकिन ये भी एक सवाल पैदा होता है कि अगर वकालतनामे नहीं है तो अर्निंग कहाँ से हो रही है? अर्निंग अगर किसी और साधन से हो रही है तो वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, क्योंकि लॉयर्स कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए ये सवाल उठता है कि अगर आप 5 वकालतनामे आपके पास नहीं है तो ये सवाल उठता है कि फिर आपकी अर्निंग कहाँ से है, और अगर आप कोई दूसरी अर्निंग कर रहे हैं तो यू आर नॉट ए लॉयर। सो आई एम इन प्रिंसिपल आई एम एग्री विद दिस। तो सर, संशोधन को लेकर 3 जो मेन मुद्दे उस पर बात करूंगी। पहला ये कि मतलब जो लोग लड़ना चाहते हैं चुनाव, 25 मुकदमे उनके होने चाहिए। तो मतलब आपको नहीं लगता कि एक नेचुरल लॉ है उसमें ये आप मैं समझ गया सवाल आपका। जी जी बिल्कुल। मैंने पहले भी आपसे कहा कि संख्या में मतभेद हो सकता है, कोई 25 कहेगा, कोई 20 कहेगा, कोई 12 कहेगा, संख्या में मतभेद है, और ये मतभेद आम सभा के द्वारा सुलझाया जाता है। लेकिन आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि बार एसोसिएशन कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं जी। बार एसोसिएशन में जो चुने जा रहे लोग हैं या जो चुने जाते हैं उनका काम क्या है? बार एसोसिएशन जो कोर्ट एनेक्स्ड बार एसोसिएशन होती है वो कोर्ट की फ्रेंड है। वी आर बेसिकली सर्विंग द कोर्ट्स, तो हम कोर्ट्स के फ्रेंड हैं। हमें ये जब पता ही नहीं है कि कोर्ट में प्रॉब्लम क्या है तो हम बार एसोसिएशन की नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? हम बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के बाद रेलवे के ठेकेदारी करें और रेलवे में अपना सिविल जाके समाज में ठेकेदारी करें। ऐसा लगता है कि चुनाव होना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप फिर बात समझिए, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं। बार एसोसिएशन की जरूरत बेसिकली क्यों है? बार एसोसिएशन की जरूरत इसलिए है कि हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो 2 पहिए है, बार और बेंच, ये 2 पहिए हैं। दोनों पहिए के बीच की कनेक्टिविटी एक रॉड होती है। ये रॉड ही जो है, अगर बार एसोसिएशन को अलग कर दीजिए और कोर्ट को अलग कर दीजिए तो कोर्ट की प्रोसीडिंग ही नहीं चल पाएगी, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल झगड़े शुरू होंगे। जजेस की रिस्पेक्ट हमें करनी है, न्यायपालिका की रिस्पेक्ट करनी है, ये ट्रेनिंग कौन देगा? एंड जजेस आर जज ऑफ ए केस। Case filed हुआ, judges are deciding those cases. Who will decide that judges are doing in positive manner या judges सही हैं, judgment सही है? ये criticism आलोचना कौन करेगा? ये आलोचना वो करेगा जो न्यायपालिका से संबद्ध है, न्यायपालिका पर अपनी पैनी नजर रखता हो। तो बार एसोसिएशन इज बेसिकली जज ऑफ जजेस, सो देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बार इज मस्ट। सेकेंडली, जो आदमी बार में वकालत ही नहीं करता है, कम करता है, आता ही जाता नहीं है, वो आदमी बार का चुनाव लड़ने लायक नहीं है। उसको नहीं लड़ना चाहिए, उससे नुकसान होता है। वोटर्स के साथ भी सेम चीज, इसमें भी भाई आप प्रैक्टिस जो होती है
क्या वोटर के साथ जो आप के साथ भी यही हुआ है सपोज कि करिए मतलब सपोज 5 करिए जिनके- नहीं हाँ, या नहीं 30 मैंने साल के मैंने बच्चे। पहले भी कहा कि संख्या पर मैं मतभेद हो सकता है, संख्या पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिद्धांत की बात। वोटर्स की संख्या कम हो जाएगी सर। नहीं, वोटर्स ज्यादा होने की जरूरत क्या है? जो प्रैक्टिस करता है वो अपना नेता चुन सकता है। ज्यादा हो कम हो इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मतलब 30 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए या 5। जैसे आप प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के पद की बात करते हैं, अध्यक्ष जो होता है वो बार के तमाम इश्यूज पे पॉलिसी जहां बनती है वहां वो जजेस से, चीफ जस्टिस से उसकी बातचीत होती है, चीफ मिनिस्टर से बात हो रही है, बड़े बड़े अधिकारियों को बुला के समझाया जाता है कि इस तरह से ना करो, ऐसे करना है, और इसमें बार का हित देखा जाता है। कुल मिला के हमारा टारगेट न्याय को संरक्षित रखना ही टारगेट है, चाहे वो जजेस हो चाहे वो बार एसोसिएशन हो। और इसलिए डेलिब्रेशंस की जरूरत होती है। जो वकालत करता नहीं है उसको इन सब चीजों का ज्ञान हो ही नहीं सकता, ये नेचुरल है। जैसे मुझसे कहा जाए कि मैं इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव लड़ जाऊं और मैं वहां चुन जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ पता नहीं है नर्सिंग के बारे में, मुझे कोई चीज नॉलेज नहीं है मेडिकल के बारे में, मैं क्या करूंगा? मैं एक वकील का कोट पहन लूं और यहाँ आके चुनाव लड़ जाऊं, मैं कर क्या लूंगा जीतने के बाद? और चुनाव जीतना तो आप जानती हैं डेमोक्रेसी में, तो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे दंड करना पड़ता है। ये तो डेमोक्रेसी है, चुनाव तो संख्या का विषय है ना जी, कोई भी जीत सकता है, हो सकता है वो वकील ना हो फिर भी जीत जाए, ऐसा होता रहा है। हाँ। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। तो आप पूरे अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या यादगार काम किए होंगे? देखिए मेरा टारगेट, मैं आज भी बात करता हूँ, वकीलों की कतार में जो सबसे पीछे वकील खड़ा है बिना किसी सपोर्ट के, वही मेरा टारगेट है। मैं आम जमीन पे जुड़े अधिवक्ताओं का मैं वकील हूं, इसीलिए मुझे युवा अधिवक्ता नेता भी कहा जाता है। मैं 60 साल मेरी उम्र हो रही है, बट स्टिल आई एम युवा अधिवक्ता नेता, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि यूथ जो है यहाँ का वही भविष्य है। हम लोग ने तो काम किया, हम आगे बढ़ाए, बट भविष्य किसका है? भविष्य तो आने वाले यूथ का है। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो ये है कि मैं दिल से जुड़ता हूं, मैं वोट के लिए नहीं जुड़ता, मैं चुनाव में अपना व्यवहार नहीं बदलता। मैं आज जैसा हूं 10 साल बाद भी आप मुझसे बात करेंगी तो मैं यही पाएंगी। मैं एक बार आपसे मिलूंगा और आपको जीवन भर आपके नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि मैं मतलब से नहीं जुड़ता आपसे। मुझको लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि एक आम आदमी जो आज एंट्री ले रहा है बार में, उसको ये पता है कि परेशान होने पर अगर उसने रात 12 बजे भी अनिल तिवारी को फोन किया तो अनिल तिवारी इसीलिए मुझे लोग पसंद करते हैं। चलिए, इस बार फिर से आप मैदान में हैं और इस बार के चुनाव में आपने क्या? आपने एक सवाल और पूछा था कि आप रहे प्रेसिडेंट में, 2010 में सेक्रेटरी था। आज हाईकोर्ट में जो काम की बात करते हैं ना, 2010 से पहले पूछ लीजिएगा, काम के नाम पर हाईकोर्ट में कोई बातचीत नहीं होती थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को तब वाईफाई किया था मैंने जब हाईकोर्ट में वाईफाई नहीं था। वाईफाई हमारा पूरा बार एसोसिएशन का जो वो है परिसर है, हमारे बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं, हाईकोर्ट की नहीं बात कर रहा हूं। बार एसोसिएशन की जो बिल्डिंग है उसको वाईफाई 2010 में मैंने किया था एज सेक्रेटरी। स्पीड कम थी लेकिन वाईफाई का कंसेप्ट पहली बार मैं लेके आया। हाईकोर्ट में जितना डिजिटलाइजेशन आप देख रही हैं बार एसोसिएशन में, पूरा डिजिटल लाइब्रेरी मेरी दी हुई है, मैंने बनवाया था उस पीरियड में। वीसी तिवारी लाइब्रेरी कक्ष बना हुआ है जहां हाईकोर्ट के युवा अधिवक्ता जो न्यायपालिका की सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक लाइब्रेरी बनवाई है। एक चैनल आप जाके देखिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी। एक साइड में पूरा कंप्यूटर, दूसरी साइड में पूरी बुक्स, ऊपर का पोर्शन ये पूरा मेरा है। और मेरा था कि पढ़ो कॉफी के साथ, ये मेरा नारा था। वहाँ लड़के बैठते हैं आज भी, बार एसोसिएशन का स्टाफ उनको कॉफी सर्व करता है उनकी मेज पर। ये सब मैंने किया, जूस कॉफी सर्व करिए, पढ़ते रहिए। मेरा टारगेट था उनको हर दिशा में उनका प्रोग्रेस कराना, और ये मैंने किया। इस चुनाव के क्या मुद्दे हैं? इस चुनाव में मेरा पहला बेसिक मुद्दा तो ये है कि जो न्यायपालिका की व्यवस्था है केस के संदर्भ में, मैं न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। फ्रेश केस आज दाखिल होता है, 3 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा, कब आएगा ये नहीं मालूम। 10 बजे हम कोर्ट पहुंचते हैं, फ्रेश केस लगा है, मैसेज आता है 3 बजे और केस लगा है, केस खारिज हो गया, पता ही नहीं। सिस्टम
फ्रेश, पहले क्या था, फ्रेश दाखिल हुआ तीसरे दिन हो जाता था, हम क्लाइंट्स को जवाब देने की स्थिति में रहते थे। आज तो हमने दाखिल किया है, वो कब आएगा ये पता ही नहीं, हम क्लाइंट को बता ही नहीं पाते। मैं जो मेरा जो मूल कंसर्न है वो ये है कि मैं अपने प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में अपने जजेस से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक तरफ तो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून कहता है कि बार और बेंच एक ही रथ के दो पहिए हैं, ये कहते हैं। अगर ऐसा है तो एक पहिया डनलप टायर लगा हुआ है, दूसरे पहिए में लकड़ी लगी हुई है, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब आवाज उठाते हैं तो शायद हमारे आवाज उठाने के तरीके से हो सकता है कुछ लोग गलत तरीके से उठाते हो, कभी कभी हम लोग तेजी में बोल भी देते हैं। फियरलेस होके अगर अपना लॉयर का जो संगठन है वो फियरलेस होके अगर बात नहीं कर पाएगा तो हम कैटर क्या करेंगे? और अगर हम फियरलेस होके बात करते हैं तो कुछ लोग, मैं बिना नाम के लिए कहता हूं कि एक कंटेम्प्ट की धमकी भी आती। मैंने भी कंटेम्प्ट झेला, आप सबको पता है। एक माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष कुछ याचिकाएं ट्रांसफर हुई 600-700-800 के करीब, और 15 मिनट के अंदर उन्होंने 700 केसेस डिसाइड कर दिए। जजमेंट डिसाइड तो किया डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट, लेकिन जजमेंट आता है तो मेरिट भी लिखा है। तो मैंने वो 700 जजमेंट फोटो कराए और अपने माननीय चीफ जस्टिस साहब को दिया, और मैंने कहा साहब ये देख लीजिए, क्या ये एक इंसान के लिए पॉसिबल है कि 15 मिनट में 600 केस मेरिट पे डिसाइड हो जाए? पेशकार के बोलने और फाइल ट्रांसफर होने में 1 मिनट लग जाता है, उस हिसाब से 600 मिनट मिनिमम चाहिए था, और ये 15 मिनट में डिसाइड है। तो ये मानते हैं ना कि ये सही नहीं है। और आप सब जानते हैं कि ये आवाज उठाने पर जब क्या हुआ, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा सीनियर गाउन रोका गया। तो जब कुछ फाइनल डिसीजन आ ही नहीं पा रहा है, आप जो चाह रहे हैं वो हो ही नहीं पा रहा, तो फिर क्या मुद्दा हुआ फिर इसको करने का? संघर्ष करना ही आवश्यक है। रिजल्ट आप सब पर है, रिजल्ट आम जनता देगी, रिजल्ट आएगा, वक्त आएगा। रिजल्ट नहीं आ रहा इसलिए हम संघर्ष छोड़ दें, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो सर, अगर अधिवक्ताओं की बात करें तो पुरुषों पे ज्यादा बात होती है, महिला अधिवक्ताओं की बात कम होती है। उनके लिए आज तक क्या क्या किया गया है, आपने बहुत क्या बढ़िया किया सवाल, तो बहुत वो बढ़िया बताइए। सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि बार एसोसिएशन केवल पुरुषों की है। हमारे यहाँ एक महिला का भी पद है और हम लोग बड़े ताकत के साथ महिलाओं को जिताते हैं। पिछली बार का रिजल्ट देख लीजिए, गवर्निंग काउंसिल में जितनी महिलाएं थी, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 लगातार सिर्फ महिलाएं जीती। पुरुषों के वोट भी थे उसमें। तो ये तो बिल्कुल सवाल से मैं वाकिफ हूँ आपके सवाल से, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि महिलाओं के लिए बार एसोसिएशन कम करती है, ऐसा नहीं है। संख्या उनकी कम है। हाँ, मैं आह्वान दे रहा हूँ अपनी सभी तमाम महिला अधिवक्ताओं को कि वो और महिलाओं को प्रेरित करें। आपको बता दूं, हमारे यहाँ फर्स्ट लेडी लॉयर श्रीमती रामो गुप्ता जी थी, आज उनके सुपुत्र यहाँ हैं, और उनसे इंस्पिरेशन लेके आज सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता हैं। उनके लिए अलग सेपरेट चैम्बर्स है, उनकी सिटिंग व्यवस्था। हाँ, हो सकता है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स पर अभी कुछ ना हो पाया हो, ऐसा नहीं है, नहीं हो पाया, आगे होगा। आज अगर नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, ये मुझे पता ही नहीं कि कौन सी समस्या नहीं सॉल्व है। आप मुझे बताइए पर्टिकुलर पूछिए। मतलब नहीं, जैसे वकीलों के मुद्दे उठाए जाते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशली अगर आपने कोई काम किया तो... जैसे मेरे दिमाग में एक काम करना मैं चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में है जी। मैं एक ऐसा, माननीय चीफ जस्टिस महोदय से मैं एक जगह मांगूंगा जहाँ पे वो हमारी जो युवा महिला साथी हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी गोद में हैं, मैं चाहूंगा कि एक ऐसी जगह मुझे मिल जाए जहां मैं उनके लिए एक नर्सरी टाइप का, वो आई अपनी बच्चे छोड़े, वहां महिलाएं हमारी स्टाफ हैं, वो उनका केयर करें, उनकी जैसे प्रोफेशनली लोग करते हैं। मैं ये मेरे बड़ी इच्छा है इसको करने की, ये मैं चाहता हूँ। ये बहुत एक चीज। दूसरा, मैं महिलाओं के लिए चाहता हूँ कि एक महिला डॉक्टर, चाहे वो हाईकोर्ट के हॉस्पिटल में हो, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड महिला डॉक्टर चाहिए। जो अब कोई महिला है वो वकालत कर रही है, रात दिन में उसको 1 बजे प्रॉब्लम कोई है, जो मेल डॉक्टर नहीं देख सकता है, उसके लिए ये व्यवस्था, ये मेरी इच्छा है। मैं स्पेशली ये काम करना चाहता हूँ।
मतलब पर्टिकुलरली मेरी इच्छा है कि ये जो बच्चों वाला है, क्योंकि हमारी जो युवा साथी है ना, जी सबके परिवार हैं। जी अब बच्चा 6 महीने का है, 8 महीने का है, 2 साल का है, उसको घर छोड़ के किसी के भरोसे आना, ये थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, तो शायद इस व्यवस्था से कुछ लोगों को फायदा हो जाए। एक ये मेरे टारगेट में एक ये चीज है। तो ये जो मुकदमे हैं, एक बार इस मुकदमे जो दोबारा ये व्यवस्था गलत है, बिल्कुल तो गलत है ये इसकी बहुत व्यवस्था। टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा इसलिए प्रॉब्लम है कि नए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। आप ये बताइए, कोई भी नई चीज आती है, कोई भी नई चीज आती है तो ट्रांजिशन फेज होता है। पुराने से नए पे शिफ्ट करने के लिए कुछ दिन तक, जब तक कि नया पूरी तरह से सुदृढ़ ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए, पूरी तरह से डेवलप ना हो जाए, दोनों व्यवस्थाओं का पैरेलल कुछ निकालना चाहिए था। यहां अचानक शिफ्ट हुआ, नए पे चले गए हम, पैरेलल सिस्टम नहीं किए, नया अभी डेवलप्ड है नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। हमारी मांग है, हमारा ये प्रयास होगा कि हम इस दिशा पे माननीय चीफ जस्टिस महोदय से बात करके अपने प्रशासनिक व्यवस्था में ये सुधार करवा पाऊँ। और ये मेरा पहला, मैंने आपसे पहले ही बताया, मुझे ये टारगेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वकीलों की प्रॉब्लम उससे होता क्या है। देखिए, हम लोग अपनी उम्र निकाल चुके हैं, जो यहाँ नए वकील आ रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल, दाखिल तो वो केस करता है, एक्स वकील ने एक केस दाखिल किया, नंबर आया नहीं, 6 महीने बाद उसकी बहस वाई वकील करता है, तो उस वकील की वकालत पर फर्क पड़ता है। इससे प्रशासन, हम तो एक मोटे तौर पे हम एक बात और भी कहते हैं, जैसे स्ट्राइक होती है, तमाम अपोजिशंस होते हैं, हम भी स्ट्राइक के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये कमरा कोई भी आप घर बनाती हैं तो उसमें एक रोशनदान देती है कि नहीं? वो क्यों देती है? घुटन ना हो, घुटन ना हो। स्ट्राइक इज नॉट ए मीन्स कि हम कोई चीज अचीव करने का साधन हो, लेकिन घुटन कम करने का एक बहुत बेहतर साधन, बहुत बेहतर साधन। गुस्सा है वकीलों में, स्ट्राइक से वो गुस्सा खत्म होता है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि आप न्यायपालिका पूरी तरह से ध्वस्त कर दीजिए, इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं वकील हूं, शुद्ध प्रैक्टिसिंग वकील हूं, नेतागिरी से मेरा लेना देना नहीं रहता। मुझे मेरी नजर में आप गौर करेंगी, इलेक्शन हो गया, उसके बाद मैं अपने जीते हुए, अगर मैं जीता तो केवल काम करूंगा, और लेकिन मैं उसके बाद कोई राजनीति नहीं करता। मेरा विरोधी जीत जाएगा तो भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, मैं विरोध नहीं करता। सर, अगर वकीलों की आपने इतनी बात की, वकीलों के जो आवास अस्पताल, इन पे बात नहीं हो रही है, इन पे कुछ 2010 का मेरा इतिहास उठा लीजिए। माननीय न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल जी का बंगला, प्लॉट नंबर 141, इसकी सबसे पहले इसकी आवाज उठाने वाला मैं ही हूँ 2010 में। उस वक्त वो यहाँ सिटिंग जज थे, उसके बावजूद मैंने ये आवाज उठाई और मैं इस मुद्दे को ले गया बहुत आगे तक। इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये प्रस्ताव चीफ मिनिस्टर तक भेजा, उसके बाद मेरा साल भर का टर्म खत्म हो गया। ये मैटर वही आज भी पेंडिंग है, कोई ना उठाए तो मैं क्या करूं? 1 साल, देखिए 10 महीने का 12 महीने का कार्यकाल होता है। ये आपने अच्छा याद दिलाया कि कार्यकाल मुझे नहीं लगता बहुत छोटा होता है सर, और आप इसकी प्रॉब्लम समझिए। हाँ, अगर इस कार्यकाल को बड़ा कर दें, हाँ, और आदमी जो चुना गया है वो कहीं बाहरी है, वकील ही नहीं है, तो क्या होगा? छोटा कर दें, छोटा जहां है। देखिए दोनों की राजनीति में हो ये रहा है। पूरी तलवार है। हाँ, बार एसोसिएशन का पद राजनीतिक पद नहीं, हाँ, बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। मान लीजिए सही आदमी है तो 5 साल भी कम है, और अगर गलत आदमी है तो 1 साल बहुत ज्यादा। ये तो एक इंसान की बात हुई। बात ये कि कार्यकाल बड़ा होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि आपने मुद्दा उठाया और आप आगे अपनी चीजें बढ़ाते, इससे पहले आपका कार्यकाल ही खत्म हो गया। वो पहली बार इलेक्शन में होता है, 10 महीने 12 महीने में 6 महीना तो आदमी को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं जब सेक्रेटरी था तो पहले दिन से काम हो रहे थे, और जितना काम हुआ है आज भी किसी वकील से पूछ लीजिए। विकास की बात 2010, जैसे ईसा पूर्व, ईसा पश्चिम, ईसा बाद की बात करते हैं ना लोग, इतिहास, ईसा पहले का इतिहास और ईसा बाद का इतिहास है, वैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2010 के पहले और 2010 के बाद बात होती है। अनिल तिवारी के पहले, सेक्रेटरी काल के पहले के हाईकोर्ट की बार क्या था, और सेक्रेटरी काल के बाद। हमारे जब 2010 में विकास हमने करवाया, उसके बाद हर नेता अपने भाषण में बोलता था मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उससे पहले ये नहीं भाषण होते थे यहाँ। सर, बेंच और बार की अगर बात करें तो इसमें सामंजस्य नहीं हो पाता, जो कि बहुत जरूरी है। आप अगर अध्यक्ष नहीं,
आपको आपको और बता दूं, बेंच और बार के बीच के सामंजस्य की भी मेरा प्रयास, नो योर जज एक लेक्चर सीरीज चला करती है जब भी मैं जीतता हूं। मैं 2010 में जब मैं सेक्रेटरी हुआ तो मैंने सीरीज चलाई नो योर जज। मेरे प्रेसिडेंट थे उमेश नारायण शर्मा साहब, मार्वलस प्रेसिडेंट, मार्वलस लॉ। उनकी सहमति से एक सीरीज हमने चलाई थी, लेक्चर सीरीज नो योर जज। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपकी अदालत, जज साहब को हम लोग इन्वाइट करते थे और बता देते थे कि हम आपसे जनता वकीलों के जो सवाल होंगे वो हम आपसे पूछेंगे, वकील नहीं पूछेगा आपसे सवाल, बैठा सामने कोई आदमी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना आपसे पूछेगा। उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं पूछूंगा आपसे सवाल और आपको जवाब देने हैं, जिससे आप ये समझ सकें कि आपके और हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप कहाँ है। बड़े सम्मानित तरीके से हम लोगों ने माननीय न्यायमूर्तियों को बुलाया और माननीय न्यायमूर्ति लोग ने बड़े ही पोलाइटली, बड़े ही तरीके से उसका जवाब दिया, और अगर कहीं कोई बीच में गतिरोध था वो समाप्त हुआ। बल्कि होड़ लगी रहती थी कि आज किसका नंबर है। मैंने हमारे एक माननीय न्यायमूर्ति थे, उनको बड़ा गुस्सा आता था कोर्ट में। अच्छा। बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे उनके जजमेंट्स हैं, वेरी फेयर, वेरी ऑनेस्ट मैन। लेकिन उन्हें एक नेचर है ना, जज भी तो इंसान है, वकील भी तो इंसान है, तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है कि गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। और आप अगर पुराने हमारे लॉयर्स के वो देखेंगे, क्या कहते हैं उसे, लेक्चर्स देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे, तो गुस्सा आ जाता। दफ्तरी साहब बहुत बड़े वकील थे, सिंह के दफ्तरी साहब, उनके ऊपर कंटेम्प्ट चला, उन्हें भी एक बार उल्टा सीधा बोल दिया था। तो गुस्से की आपने बात कर दी है तो ये ज्यादा रिलेटेड नहीं है, मैं पूछ लेती हूँ। वकील एक चीज से कह सकते हैं कि बहुत चिन्हित रहता है कि थोड़ी सी भी चीजें हो जाती हैं तो वकील उतर आते हैं रोड पे, मुद्दे बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं और बहुत जल्दी विवाद होने लग जाता है, चाहे वो जनरल पब्लिक से हो या फिर कोर्ट की बात कर लें। अब इसका जवाब देने से पहले मैं नो योर जज सीरीज का वो कंप्लीट कर लूं प्रोसेस। हाँ, जी सर। तो मैंने जज साहब से कहा, उनसे सवाल पूछा और मैंने ये कहा कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, यही सेंटेंस था मेरा। अगले दिन से उन्होंने अदालत में कहा ये बात कि मुझे गुस्सा आता था, ये मुझे कल रियलाइज हुआ। ये रियलाइज, उन्हें रियलाइज हुआ। अब आपने पूछा वकील हर मुद्दे पे उतर आते हैं, मैंने आपसे पहला सवाल क्या कहा था, काली कोट पहना हर आदमी वकील नहीं है। हाँ। आप शहर में आप हैं, आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं तो आपकी निगाह तो पैनी है ही। हाँ। आप कारों पे देखिए लिखा है हाई कोर्ट, कभी आपने टैक्सी पे हाई कोर्ट देखा सर? वकील देखा है, एडवोकेट? हाँ। नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि लॉयर्स तुरंत सड़क पे उतर आते हैं। लॉयर सड़क पे जाता ही नहीं है, वो काली कोट पहनकर लॉयर के प्रिविलेज का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुआ आम तौर पर। अब आप सड़क पे, हम नहीं उतरते, ये भी मैं नहीं कहूंगा मैं सड़क पे उतरता, मैं उतरता, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं, मैं आपसे हर चीज स्वीकारने को तैयार हूँ। हम कब उतरते हैं? हमने आपसे पहले ही कहा कि कमरे में रोशनदान होना चाहिए जी। आप रोशनदान बंद कर देंगे, हम कहाँ जाए? बंद करिए रोशनदान, हमारी बात सुनिए। जब हमारी बातें नहीं सुनी जाती, क्यों नहीं सुनी जाती है? क्योंकि देखिए एक समाज है ना, ये एक बच्चा कहता है कि माँ हमको एक गिलास दूध दे दो, आज घर में खाना नहीं है, हम एक गिलास दूध में ही काम चला लेंगे। एक बच्चा सेंसिटिव है। एक बच्चा कहता है नहीं नहीं माँ हमको तो आज मालपुआ खाना है, जुआ खेलने जाना है, तुमको तो देना ही पड़ेगा, अपना जेवर बेच के दे दो। माँ क्या करे? हर समाज में हर तरह के लोग हैं। चलिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। अगला सवाल आपसे ये, जजों की लेट आने की बात जो एक है, वो लोग हमेशा सवाल उठाते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, हमारे यहाँ का एक कन्वेंशन है, और ये हमारा कन्वेंशन आज 150 साल 200 साल पुराना है कि जजेस अगर लेट हैं, वही इंसान है, लेट हो सकते हैं, तो बाहर नोटिस लग जाती है, 10-20 पे बैठेंगे, 10-40 पे बैठेंगे। आज इस परंपरा में थोड़ा सा हमको लॉस नजर आता है कि ये फॉलो नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे विद फुल ऑनर कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम है तो एक नोटिस बाहर आ जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि वो अपनी सारी समस्या छोड़ के हमारा ही काम करें। समस्या है तो बता दीजिए, हम इंतजार कर लेंगे 20 मिनट, हम अपने केसेस में 20 मिनट बाद आएंगे, हम दूसरी जगह कर लेंगे। ये थोड़ा सा देखिए, गिरावट एक ही तरफ नहीं है, गिरावट तो हर तरफ होती है ना। और गिरावट नहीं है, ये संघर्ष है, घर्षण है। घर्षण में क्षति होती है, तो समय समय जैसे आगे बढ़ता है क्षति होती है, उसका इंप्रूवमेंट होता है।
इसलिए ये तो बड़ा प्रैक्टिकल इशू है, ये कोई लड़ाई का इशू नहीं। यहाँ पे रुतो एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर एक वकील के एक वक्त पे 2 मुकदमे आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए क्या है, क्या चीजें हैं? इसके लिए ऑलरेडी सिस्टम है, रिवाइज का सिस्टम है। हम्म, अदालतों में पहले राउंड में फ्रेश केसेस जो अगर मान लीजिए हमने 2 केस दाखिल किए, एक कोर्ट नंबर 1 में, कोर्ट नंबर 2 में, हम्म, दोनों जगह हमको पता है कौन सा केस किस जज की कितनी स्पीड है, कौन सा है, ये सब सिस्टम हम लोग प्रैक्टिस से सीख जाते हैं, तो हमें मालूम है कौन सा केस पहले कहाँ आएगा। तो एक ये, अब इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब रिवाइज सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है। हम्म, और आजकल ये फैशन हो चुका है कि रिवाइज सिस्टम को प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया जाता है। कैसे उसको कैसे बाईपास करते हैं? नॉर्मली कुछ जजेस तो लिख देते हैं, बाहर नोटिस लगा देते हैं कि रिवाइज राउंड नहीं होगा। अच्छा, हमें पता है रिवाइज राउंड नहीं होगा, वहां ज्यादा दिक्कत नहीं, हम पहले राउंड में ही पहुंच जाते हैं। हालांकि ये भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे इसको। एक और बड़ा खूबसूरत तरीका अडॉप्ट होता है कि पेशकार साहब खड़े होते हैं और 1 नंबर से 50 नंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 50 तक बोल देते हैं। हो गया फर्स्ट राउंड। कोई वकील खड़ा तो हो नहीं रहा, ये हो गया। अब दोबारा शुरू हुआ तो रिवाइज राउंड हो गया। तो ये उचित नहीं है, इसका मैं विरोध करता हूँ जी। और मैं प्रयास करूंगा कि ये ना हो। ये मैं प्रयास करूंगा, मैंने बार बार मैं आपसे कहता हूं कि मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं जी। मैं वो नहीं हूं कि हिटलर नहीं हूं कि नहीं आज ये नहीं होगा, ऐसा ये मेरा अप्रोच नहीं है जी। मैं एक संघर्षशील आदमी हूं, संघर्ष में विश्वास रखता हूं और 90% केसेस में मैंने ये देखा है कि अगर आप अनवरत प्रयास करते रहें सफलता मिलती है। से कहा जाता है कि बार के चुनाव में भी जो होते हैं उसमें 50 लाख से ज्यादा रुपए या 50 लाख तक खर्च हो जाते हैं, उसकी रिकवरी हो पाती है कि आप अंदर सी आप ऐसी बात पूछ रही हैं जो कोई भी कैंडिडेट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बार एसोसिएशन का चुनाव रिकवरी के लिए नहीं लड़ा जाता है, इसको रिकवरी के लिए नहीं लड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, संगम मेला चल रहा है, माघ मेला, जी सर। अन्नपूर्णा जी का धरती है ये। हजारों लोगों लाखों रुपए जाते हैं और अनाज खरीद के लोगों को खिलाते हैं, तो उनका तो 2-4 करोड़ लग जाता है। तो क्या वो रिकवरी करते हैं? तो दोनों बहुत अलग अलग नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ आप रिकवरी सुनिए, हो जाती है सर। नहीं, मैं आपको बताऊं जी। दोनों बातें अलग हैं। आप ये कह रही हैं, मैं नहीं मानता। जीवन में इलेक्शन जब लड़ता है, देखिए खर्चे वाले पद जो है, जिनको खर्चे जिनमें होते हैं, वो आप कह सकती हैं सेक्रेटरी ऑफ प्रेस। अच्छा। बाकी तो खर्चे वाले पद नहीं है, वो लोग करते भी नहीं है। अब ये शौक है, लोग खर्चा करते हैं, पॉम्प पर शो करते हैं। अब जैसे मैं अध्यक्ष होना चाहता हूँ, अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं एक बार अध्यक्ष रहा हूँ, मैं दोबारा क्यों लड़ रहा हूँ? ये एक सवाल पूछ सकती हैं आप, इसका मतलब कुछ है वहाँ, इसका मतलब है वहाँ कुछ। आप ये सवाल पूछिए ना मुझसे, ये मैं भी नेगेटिव तरीके से सोच लेता हूँ। ऐसा है, सम्मान एक चीज होती है, अंदर का नेतृत्व करने की जिज्ञासा एक चीज होती है। हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती। आप पता कर लीजिएगा कि अगर मैंने चुनाव से पहले के 1 वर्ष में अगर 100 केस किए होंगे, तो पद पाने के बाद मैं शायद 10 ही केस करूं, क्योंकि मेरी जो भूख है अंदर की ना, टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। जिस आपको पता है, मैं जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने इस इलाहाबाद में बहुत संघर्ष किया है। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और बहुत संघर्ष करके मैं यहाँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं अपना पिछला जीवन याद करता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता जो मैंने भोगा है वो मेरा आने वाला जनरेशन, नया यूथ भोगे, ये मैं नहीं चाहता। आपको पता है, मैंने अपने बच्चे ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखे, मैंने अपने बच्चों को ऐसे बड़ा होते देखा। जब उन्हें मेरी जरूरत थी तो मैं नहीं था वहां। आज मैं ये सोचूं कि बच्चे भी मुझे उतना ही प्यार करें जैसा एक आम जो बाप 24 घंटा उनके साथ रहा हो, वो प्यार आज मैं उम्मीद करूं, तो मैं मूर्खता पूर्ण हरकत होगी।
क्योंकि जिस वक्त मेरे बच्चे को मेरी जरूरत थी उस वक्त मैं चैम्बर में रात में पढ़ता रहता था। आपको मालूम है मेरी नई शादी हुई, मैं वकील था, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि 5 साल तक सोच लेना कि तुम्हारी शादी ही नहीं। मैं रात में 3 साढ़े 3 बजे अपने चैम्बर से घर जाता था, सुबह उठ के निकल जाता था। तो ये जो परिस्थिति है ना यूथ नए जनरेशन के लॉयर की, मैं इसे नहीं चाहता। तो आप फिर वकीलों की और क्या क्या समस्याएं देखते हैं? मैं मुझे वो बताया ना, वकीलों की समस्या मुझसे बताने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि वकील को क्या चीजें गिना दीजिए। जैसे नंबर 1, कोई भी युवा अधिवक्ता सबसे पहले जब वकालत में आता है तो उसको ये नहीं पता होता कि पढ़े कहाँ, कौन सी किताब पढ़े, मुकदमा मेरे पास आएगा कैसे। भाई आपके पास केस आएगा तभी तो आप मुकदमा करेंगे। ये नहीं पता होता नए वकील को। कौन सिखाता है? ये सिखाता है चैम्बर। हमारा ये आह्वान है उन स्थापित अधिवक्ताओं से कि अपने चैम्बर के दरवाजे अपने जूनियर्स के लिए, जूनियर लॉयर्स के लिए बिना किसी स्वार्थ के खोलें। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। हम किसी सीनियर के यहाँ चले जाएं, कोई जूनियर लड़का किसी सीनियर के यहाँ चला जाए एक फाइल लेके कि सर ये केस मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप विश्वास करेंगी आज भी ये परंपरा है। वो सीनियर बिना सिंगल पैसा लिए उस लड़के की पूरी पिटीशन को बताता है उसको। ये परंपरा आज भी हमारे यहाँ जिंदा है, क्योंकि हम जैसे लोग जिंदा हैं जो सोचते हैं इस तरह से। ऐसा नहीं मैं अकेला हूं, मैं अकेला नहीं हूं, हजारों वकील इसी तरह से सोचते हैं। सोच में अंतर क्या है? मेरी सोच एग्रेसिव है। मैं उस टाइप का वकील नहीं हूं, हो रहा है होने दो ना, गलत करूंगा नहीं और गलत करने भी नहीं दूंगा। गलत नहीं करूंगा ये तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जी, लेकिन गलत करने भी नहीं दूंगा ये आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। और इसमें नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए लोग नहीं आगे आते। मैं नुकसान के लिए तैयार हूं। मैं उन वकीलों को जो किसी भी तरह से बताया आपको किताबों की जरूरत, मैंने लाइब्रेरी बनवाई, लाइब्रेरी में मैंने नई नई किताबें ला के डाली। नए वकीलों को आप गाइडेंस, हमने नो योर जज सीरीज इसलिए चलाई कि नए लड़कों को, नए वकीलों को जो नए आए हैं उन्हें ये मालूम रहे कि कोर्ट के सामने कैसे बात करनी है। अब कोर्ट के सामने प्रॉपर ड्रेस नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोर्ट आपकी इज्जत करेगी? और ये जज का अपमान नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन का अपमान है। हम कम से कम प्रॉपर्ली ड्रेस्ड हों, ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा सीनियर। तो ये जो चाहता हूं ना, जो आपने कहा मिलता क्या है वहां, यही सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये सेटिस्फेक्शन किसी भी पैसे से बढ़कर है। भगवान ने हमको इस जगह पर जहां से उठा के यहां तक पहुंचाया है, मुझे लेने का वक्त मेरा समाप्त हो चुका है, इच्छा समाप्त हो चुकी है। मैं अवघड़ हूं पूरी तरह से। मैं भगवान से कहता हूं कि मेरा बचा जीवन जितना है उतना जब तक मैं इस समाज में हूं, इस समाज के लिए, किसी और समाज में भेजेगा तो उस समाज के लिए। आई वॉन्ट टू डाई फॉर द सोसाइटी। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मतलब जो अधिवक्ता होता है वो कोर्ट का एक अफसर होता है, पर वकालत के अलावा बहुत जगह पे इन्वॉल्व दिखाई देता है जो गलत है, जो सही नहीं होता, गलत है, बिल्कुल तो इस पे आपको लगता है रोक लगना चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए, कतई रोक है। हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में साफ साफ दिया हुआ है कि अगर हम वकालत के अलावा कुछ भी और करेंगे तो हम वकालत से बर्खास्त किए जाएंगे। ये बर्खास्त करने का पावर बार काउंसिल को है। वहां मैं नहीं हूं, इसलिए बार काउंसिल की तरफ आपको भेजने का इशारा कर रहा हूं। वहां सवाल पूछे आप, होना चाहिए एक्शन, गलत है ये, नहीं होना चाहिए। सर आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? हमारा कोई प्रतिद्वंदी है नहीं, हमको सब प्यार करते हैं। नहीं सर, मतलब कोई तो होगा या फिर कोई नाम? भाई हमें तो लगता है कि मुझे सब प्यार करते हैं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। फिर आप सीधे सीधे जीत रहे हैं? नहीं, ये रेस है, ये रेस है। हो सकता है मेरे कदम लड़ खड़ा जाए, हो तो सकता है। ये रेस है, रेस में कोई भी जीत सकता है। प्रतिद्वंदी किधर से होगा? और एक बात और बता दूं जी, प्रतिद्वंदी तब आप मानेंगे ना जब आप इसको जीतने को टारगेट समझते हो। मैं जीतने को टारगेट नहीं समझता, मैं काम करने को टारगेट समझता हूं। अगर लोगों को लगेगा कि मैं इस लायक हूं तो वो मुझे वोट देंगे। और मेरा एक बात विश्वास और समझ लीजिए, बिल्कुल क्लैरिटी से बात कर रहा हूं, गर्व है मुझे इस बात पर। मेरा कहना है कि मुझसे नाराज आदमी जो बहुत गंभीर तरीके से नाराज है,
सिर्फ मेरी 5 मिनट से बात करा दीजिए। मुझसे बात करने के बाद वो मेरा जबरदस्त समर्थक हो जाएगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। क्योंकि नाराजगी सिर्फ कम्युनिकेशन गैप से होती है। आई कैन सेंस दैट। नाराजगी सिर्फ कम्युनिकेशन गैप से है। मैं बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि नाराज आदमी को भी मैं पूछता हूँ, जब बात कर लेता हूँ तो मेरा दोस्त बन जाता है। तो ऐसे आदमी के प्रतिनिधि कहाँ रहता है? जो मेरे, आप प्रतिनिधि से मतलब आपका उन लोग से है जो मेरे पद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। भगवान करे मुझको हरा के जीत सके वो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपको नहीं लगता कि मतलब वकील हमेशा हड़ताल पे उतर आते हैं? अभी भी हमने भी डिस्कस किया, इससे वादी प्रतिवादी को बहुत परेशानी होती है। आपको नहीं लगता इस पे रोक लगना है? ये गलत है। स्ट्राइक तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, हड़ताल सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है बातचीत, सोल्यूशन है समस्या का समाधान मिलके। तो इस पे रोक लगना चाहिए ना। सुनिए, रोक ऑलरेडी है। हाँ, रोक ऑलरेडी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एट द मोस्ट वी कैन गो ऑन स्ट्राइक ओनली ऑन दैट इशू which affects independence of the judiciary। जो अगर जज जुडिशरी ही खतरे में आ जाए तो हम हड़ताल पे जा सकते हैं। जैसे न्यायपालिका में न्याय, आप गलत और खराब हर जगह होते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक स्ट्रिक्चर पास किया कि समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये कहा। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब जजमेंट जो लिखा हुआ है, तो क्या वहां वकीलों का चुप रहना अच्छी बात है? कौन लड़ेगा बार के लिए, कौन लड़ेगा जुडिशरी के लिए? रास्ते में जजेस, आप देखिए हम लोग कितना सम्मान करते हैं न्यायपालिका का। एक माननीय न्यायमूर्ति सड़क पे कहीं जा रहे हो तो आप गौर करिएगा कि अचानक कोई आदमी उनके बगल में ऐसे कर देगा, क्योंकि वो वकील उसे जज साहब को पहचानता है। हम लोग तो इतना सड़क पे भी सम्मान करते हैं न्यायपालिका। हमें जब बार ही नहीं रह जाएगी तो सम्मान खत्म हो जाएगा। तो न्यायपालिका के लिए लड़ना पड़ेगा, तो हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। यद्यपि हड़ताल एक सोल्यूशन नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जब कोई वो रास्ते सारे बंद हो जाए, सारे रोशनदान आप शीशे से लॉक कर दीजिए, तो निश्चित तौर पर सड़क पे जाएगा वकील। और हम लोगों ने बरतानिया पीरियड में सड़क पे जाके वकीलों ने इस देश को स्वतंत्र कराया है। चलिए, अब आखिर में आप वकीलों से क्या कहना चाहेंगे? मैं वकीलों से 2 बातें करूंगा। पहला ये, जाति, क्षेत्र, धर्म, स्वार्थ, ये सब छोड़कर केवल न्यायपालिका और अपने को केंद्र में रखकर वोट करें। जो उनके लिए बेहतर कर सकता है उसे वोट करें। न किसी जात पे जाए, वो मेरी जात का है, वो मेरे धर्म का है, वो मेरे क्षेत्र का है। मैंने आज तक अपनी राजनीतिक जीवन में इसका प्रयोग नहीं किया। मेरे खिलाफ हाईकोर्ट की राजनीति में कोई समीकरण नहीं चलता। मैं, लोग कहते हैं कि अनिल तिवारी जब लड़ेंगे तो 1800 2000 वोट उनकी जेब में चलते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा जो वोटर है वो एक कॉकटेल की तरह है। आप अलग नहीं कर सकती उसमें, जिन अलग कर लो, जूस अलग कर लो, ये नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है। आप और है नहीं, आप अगर उससे मेरे खिलाफ मेरी गैरहाजिरी में कुछ बोलेंगी तो मेरे लिए लड़ेगा आपसे, क्योंकि वो मेरे दिल से जुड़ा। मैं जिस दिन आपके दिल में उतर जाऊंगा ना, आपके सीने में मैं घुस जाऊंगा, कैसे निकालोगे आप मुझे? और मैं आपसे दोस्ती करूंगा तो आपके सीने में घुस के दोस्ती करूंगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर दोस्त हैं हम आपके, तो गलत और सही दोनों वजह, जब आप बाहर हॉट वाटर्स में होंगे तो हम आपसे सवाल नहीं पूछते कि आप गलत हैं। हम घर में कहेंगे आप गलत हैं, वहां हम आपके लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्ती का मतलब यही है जी। कुछ मामले में इसीलिए लोग मुझे अवखड़ कहते हैं। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना समय देने के लिए हमें बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी जी, जिनसे आज हमने बात किया और आपने उनके विचार सुने, उनके इस चुनाव के जो मुद्दे हैं वो सुने, और पहले उन्होंने क्या क्या काम किया है वकीलों के लिए वो सुने। देखते हैं इस बार का चुनाव कैसा होता है, क्या परिणाम आता है, और अब आगे क्या होता है देखते रहिए। इसके लिए हमारा मनोज तिवारी टॉक शो में हूँ श्रेया सिंह राठौर।